Hello students, today we are going to start the next lesson and that is friction. You have learned about the force of friction in the previous chapter. A ball rolling on the ground gradually slows down and finally comes to rest. एक बॉल जो ग्राउंड पर हमने धीरे से मूव करी थी वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है और रुक जाती है. We know that it is due to the force of friction between the surface of the ball and the surface of the ground that opposes the motion of the ball. जो बॉल है उसके ऊपर जो ग्राउंड की सरफेस है वो एक फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाती है. That brings the moving ball to rest. Similarly, when you stop pedaling a bicycle, अगर हम एक बाईसाइकिल को पैडल करना बंद कर दें तो क्या होगा? बाईसाइकिल धीरे धीरे स्लो डाउन होगी और एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी. It gradually slows down and finally comes to rest. It is due to the force of friction between the surface of the wheels of the bicycle and surface of the ground that opposes the motion of the bicycle and brings the bicycle to rest. जब भी कोई दो surfaces एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. The force acting along the two surfaces in contact that opposes the motion of one object over the other is called the force of friction or frictional force. Now causes of friction. ये फ्रिक्शन क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं. When you try to move one sandpaper over the other, sandpaper आप जानते होंगे, एक सैंडपेपर होता है जिसके ऊपर थोड़े दाने दाने से होते हैं, रेगमार जिसको हिंदी में बोलते हैं. अगर हम दो सैंडपेपर को आपस में रगड़ दें, द मूवमेंट इज़ नॉट स्मूथ. तो जो दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे तो उनका मूवमेंट जो स्मूथ नहीं होगा क्योंकि उनकी सरफेसेस स्मूथ नहीं है. देयर इज़ फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेसेस. अगर हम उनको दोनों को रगड़ें तो हमको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्मूथली चल नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ग्रूव्स हैं. ये ग्रूव्स इंटरलॉक कर जाते हैं जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं. तो फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेस. देयर इज़ अ फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेसेस. इन फैक्ट every solid object has a rough surface. The degree of roughness varies from surface to surface. एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जब हम पहुंचते हैं तो जो रफनेस या स्मूथनेस है वो चेंज हो जाती है. अब वो कितनी रफ़ है और कितनी स्मूथ है ये हम देखकर भी पता लगा सकते हैं, उसके ऊपर हाथ लगा के पता लगा सकते हैं. Some surfaces are more rough, can be seen or felt easily like a sandpaper, while some are smooth, cannot be seen or felt easily. आप लोगों ने देखा होगा हमारी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, देखा है आप लोगों ने, जिसके ऊपर हम मार्कर से लिखते हैं. आपको लगता होगा जब हम उसे टच करते हैं तो वो बहुत स्मूथ होता है, लेकिन पता है वो भी पूरा स्मूथ नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्या रीज़न है कि वो स्मूथ नहीं है और हमें कैसे पता लगता है कि वो स्मूथ नहीं है? क्योंकि जब हम उसके ऊपर मार्कर से लिखते हैं तो मार्कर से उसके ऊपर लिखा जाता है. मार्कर की इंक उसकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनमें ब्लॉक हो जाती है, इसी वजह से मार्कर उसके ऊपर चल पाता है. अदरवाइज़ अगर हम उसके ऊपर वाटर की लेयर लगा दें या ऑयल की लेयर लगा दें तब वो परफेक्ट स्मूथ हो जाएगा और तब हम उसके ऊपर मार्कर से लिखना चाहें तो मार्कर हम उसके ऊपर नहीं चला सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रूव्स नहीं बचे जिनके अंदर मार्कर की इंक लॉक हो सके, रुक सके और हमें दिखाई दे सके. समझ गए? तो कई बार हमें ऐसा लगता है टच करने पर कि ये परफेक्ट स्मूथ है, लेकिन वो भी परफेक्ट स्मूथ नहीं होता है. The roughness of the surface can be seen through a microscope in the form of tiny hills and valleys. देखिए जो रफनेस होती है जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है आपको, ये हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं हिल्स और वैलीज़ की तरह. नीचे को निकले हुए हैं, जो बाहर निकले हुए हैं वो हिल्स हैं और जो अंदर जा रहे हैं वो वैलीज़ हैं. When an object, say a wooden block, is pulled over another, say a wooden table, हमने एक वुडन ब्लॉक को वुडन टेबल पे रखा, तब क्या होगा?
क्या हम इसको बिल्कुल ईजीली खिसका पाएंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक इज पुल्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, दीज टाइनी हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट गेट एंटेंगल्ड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉक कर गए, और लॉक कर गए तो क्या होगा? इसकी वजह से हम इसको खिसका नहीं सकते। द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सर्फेसेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर एंड गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी की वजह से हम इसे खिसका नहीं पाते। हम जब तक इसके ऊपर उतना फोर्स अप्लाई ना करें जितना कि इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए सफिशिएंट हो, तब तक हम इसे मूव नहीं करा सकते। Diagram shows the highly magnified diagram of surfaces of a wooden block and a wooden table in contact with each other। ये जो डायग्राम है ये बहुत मैग्नीफाइड हमने इसकी इमेज ली है, तब हम आपको ये ग्रूव्स दिखा पा रहे हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो दिखा पा रहे हैं। नाउ हाउ कैन वी मेज़र द फ्रिक्शन? मेजरिंग फ्रिक्शन। You know the movement of an object over the other causes friction between the contact surfaces of the two objects। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो surfaces होती हैं उनके बीच में जो friction होता है, इसको हम कैसे measure करेंगे? See here, can you measure it? Yes, you can measure the force of friction with the help of a spring balance by taking scale readings marked on it at a point where an object just starts to move। हमने एक नीचे देखिए स्प्रिंग बैलेंस आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। स्प्रिंग बैलेंस लिया और हमने वुडन ब्लॉक को उसको एक ब्लॉक के साथ एक हुक बनाकर उसके साथ अटैच कर दिया। अब हम इसको खिसकाएंगे, तो हम यहाँ पर जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लेट अस मेज़र फ्रिक्शन बाय डूइंग अ सिंपल एक्टिविटी। यहाँ एक एक्टिविटी करके देखेंगे और यहाँ पर कैसे हम फ्रिक्शन को मेज़र करेंगे। Place a rectangular wooden block with a hook attached to one side on a wooden table having rough surface। एक ऐसी टेबल हमने चूज़ की है जिसकी सरफेस रफ है, उसके ऊपर हमने वुडन ब्लॉक को रख दिया। वुडन ब्लॉक में एक तरफ एक हुक लगा दिया और उस हुक से हमने अपने स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर लिया। अटैच है स्प्रिंग बैलेंस टू इट्स हुक एंड पुल द स्प्रिंग बैलेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम इसको राइट हैंड से राइट साइड में इसको पुल करेंगे। पुल द स्प्रिंग बैलेंस अनटिल द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव। आप क्या देखेंगे कि हम जब इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस की जो स्प्रिंग है वो पहले थोड़ी देर स्प्रिंग खींचेगी, वुडन ब्लॉक नहीं खींचेगा, क्योंकि वुडन ब्लॉक के ऊपर तो हम अभी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब तक ये रीडिंग जो आप इसके स्केल में देख रहे हैं, जब तक ये रीडिंग उस मेज़र तक पहुंच जाएगी जितना कि इस ब्लॉक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हटाने के लिए उस फोर्स को हमने अप्लाई किया है, जब तक ये रीडिंग वहाँ उस फोर्स तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। नोट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जिस समय पर खिसका नहीं है लेकिन बस खिसकने वाला है, दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इससे हमें पता लगता है कि ब्लॉक और टेबल के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। नोट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, by this method we can find the force of friction for any object on any surface। किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सरफेस पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now you can see the spring balance here। Spring balance is a device used to measure the force acting on an object। It consists of a spring enclosed in a metal case। एक मेटल का केस है, एक स्प्रिंग लगी हुई है अंदर। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्प्रिंग दिखाई देगा। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं फोर्स अप्लाई करके, उस समय का हमें ये मेज़र बताता है। द एक्सटेंट बाय विच द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड इन अ मेज़र ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दिस स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर एंड द रीडिंग corresponding to the pointer on the scale gives the magnitude of force। यहाँ पर एक पॉइंटर भी लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पॉइंटर भी दिखाई देगा। ऊपर वाली पिक्चर में पॉइंटर बहुत क्लियर दिख रहा है, नीचे वाली पिक्चर में पॉइंटर नहीं पता लग रहा है इसमें इन्होंने कहाँ लगाया हुआ है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से स्प्रिंग बैलेंस को देखेंगे तो आपको पॉइंटर
दिखाई देगा।